नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पायल अकेडमी में। आइए दोस्तों, हम लोगों ने जो यूपी स्पेशल की श्रृंखला स्टार्ट की थी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख पार्क और एवं सिटियां। किस पार्क में क्या बनता है, कौन सा पार्क किस नाम से जाना जाता है, इसमें क्या है, इसी के बारे में आज हम लोग संपूर्ण जानकारी कलेक्ट करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आइए चलते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के में जो स्थित प्रमुख पार्क हैं और सिटियां हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक एक करके हम लोग सीखेंगे, समझने के साथ साथ में। और देखिएगा, पहला दिया गया डिफेंस पार्क। बेटा, रक्षा विभाग से जो पार्क बनाया गया डिफेंस पार्क, जो कहाँ पर बना हुआ है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो डिफेंस पार्क है लखनऊ, कानपुर कानपुर है, आगरा है और झांसी है। कहाँ कहाँ है? और लखनऊ। यानी कि कानपुर, आगरा, झांसी और लखनऊ, ये 4 जगह पर है डिफेंस पार्क। 4 जगह पे ये डिफेंस पार्क, ठीक। उसके बाद रीजनल साइंस सिटी। रीजनल साइंस सिटी कहाँ पर है? तो ये साइंस सिटी बेटा लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। रीजनल साइंस सिटी कहाँ पर है? तो लखनऊ में। उसके बाद ट्रोनिका सिटी। ट्रोनिका सिटी ये कहाँ है? गाजियाबाद में। उसके बाद है सरस्वती हाईटेक सिटी। सरस्वती हाईटेक सिटी बेटा कहाँ पर है? तो सरस्वती हाईटेक सिटी आपकी है प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक। और ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी किसे कहा जाता है, कहां पर है? तो ये है गाजियाबाद। गाजियाबाद में है ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी ये कहां पर है? तो गाजियाबाद में बेटा है। उसके बाद लेदर पार्क। लेदर पार्क कहां पर है? तो लेदर पार्क है आगरा। लेदर पार्क कहां पर है? तो आगरा में है बेटा। उसके आगे क्या दिया गया है? टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क। टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क कहाँ है? तो कानपुर। कानपुर में है। कानपुर, कानपुर, ठीक है। उसके बाद अपने दिया गया है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये बंथरा, उन्नाव। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ये देखो, लेदर पार्क की बात करेगा तो आगरा, और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करेगा तो बंथरा, उन्नाव। उन्नाव में है, ठीक। मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क कहां पर है? तो बहेड़ी, बरेली। बहेड़ी, बरेली में है मेगा फूड पार्क। इस तरीके से डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि मेगा फूड पार्क कहां पर स्थित है, तो आप बताओगे बहेड़ी, यानी बहेड़ी और बरेली में, यानी बरेली में ही बहेड़ी पड़ता है, तो वहीं पर ये मेगा फूड पार्क है। आगे दिया गया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया कहां पर है? तो ये पार्क कहां बनाया गया है? तो नोएडा में। कहां बेटा बनाया गया है? तो नोएडा में बनाया गया है, याद रखना। उसके बाद देखो दिया गया है साइंस सिटी, नाइट सफारी। नाइट सफारी, एक है लॉन सफारी, एक है नाइट सफारी पार्क। तो देखिएगा नाइट सफारी पार्क कहां पर है? तो ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी पार्क है, ग्रेटर नोएडा में। और लॉन सफारी का पार्क कहां पर है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहां पर है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैव प्रौद्योगिकी पार्क। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहां पर है? तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क बेटा है लखनऊ में। लखनऊ में जैव प्रौद्योगिकी पार्क है। तो ये कौन सा पार्क कहां पर स्थित है और किसके लिए जाना जाता है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लिख लीजिए कॉपी पेन पे। आगे चलते हैं। ठीक ना, आवाज आए? देखिएगा, एग्रो पार्क। एग्रो पार्क कहां पर है? तो यह है बाराबंकी और वाराणसी में। एग्रो पार्क बेटा कहां पर है? तो याद रखना, बाराबंकी और वाराणसी। बाराबंकी और वाराणसी में एग्रो पार्क है। एरो स्पेस पार्क। एरो स्पेस पार्क लखनऊ, कानपुर, आगरा। लखनऊ, कानपुर, आगरा, यहाँ पर क्या है? एरो स्पेस पार्क। मेरठ एवं गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर देखो, लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है,
मेरठ और गौतम बुद्ध नगर, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 जगह पर ये बनाया गया एरो स्पेस पार्क। ठीक, नॉलेज पार्क, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में क्या है, नॉलेज पार्क। निकिडा, निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव के मध्य में स्थित है। ट्रांस गंगा सिटी, ट्रांस गंगा सिटी कहां पर है, तो उन्नाव में। ट्रांस गंगा सिटी कहां पर है, तो उन्नाव में बेटा है, उन्नाव में। प्लास्टिक सिटी, प्लास्टिक सिटी कहां पर है, तो दिव्यापुर औरैया, दिव्यापुर औरैया में प्लास्टिक सिटी बन रही है, काम चल रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ। प्लास्टिक सिटी कहां है, दिव्यापुर औरैया। उसके बाद देखो साइंस पार्क संडीला, संडीला हरदोई में, साइंस पार्क कहां पर है, तो संडीला हरदोई में साइंस पार्क है। देखो आ गया लॉयन सफारी पार्क, लॉयन सफारी पार्क कहां पर है, तो इटावा में है। ठीक है, लॉयन सफारी पार्क कहां पर है, किसके द्वारा बनवाया गया था, है किसके द्वारा बनवाया गया, परफ्यूम पार्क, परफ्यूम पार्क कहां पर है, कन्नौज में, अरोमा परफ्यूम पार्क। ठीक, कन्नौज में है, हाँ ये बिल्कुल मेरे पड़ोसी में है ये, हाँ तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहां पर है, तो नोएडा में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहां पर बेटा, तो नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। ठीक, मेडी सिटी, मेडी सिटी क्या है, चक गंजरिया लखनऊ में, चक गंजरिया लखनऊ में। टॉय सिटी खिलौनों वाली सिटी, तो ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में टॉय सिटी है। बुद्ध थीम पार्क, क्या बात है, अच्छा है। बुद्ध थीम पार्क कहां पर है, तो याद रखना सारनाथ वाराणसी में, सारनाथ बेटा वाराणसी में क्या है, बुद्ध थीम पार्क, बुद्ध थीम पार्क वाराणसी और सारनाथ यहां पर बनाए गए। आगे चले, आगे क्या दिया गया है, रक्षा औद्योगिक गलियारा, रक्षा औद्योगिक गलियारा कहां कहां बने हैं, तो ये देखो अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर तथा लखनऊ। बेटा आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी है, ये सारी चीजें हमें याद होंगी, है जब पेपर में आ जाता है तो ना नहीं याद आ जाती है, ध्यान रखना। हाँ, ये कहते हो कहां से आ गया, कौन सा जिला ऐसा है, ढूंढते रहोगे, हमें तो 75 जिले पूरे याद है, समझे। कहां से ये पूछ दिया गया, डाटा सेंटर पार्क, डाटा सेंटर पार्क कहां पर है, तो ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में डाटा सेंटर पार्क है। ठीक, मेगा लेदर पार्क, अभी लेदर पार्क की बात की गई थी, एक लेदर पार्क कहां पर है, तो लेदर पार्क आपका कहां पर है, आगरा में। और उसके बाद में मेगा लेदर पार्क कहां पर है, देखो थोड़ा सा घुमाएगा और बस घूमते घूमते वहीं घूमते रहोगे, भूल भुलैया में फंस जाओगे। तो मेगा लेदर पार्क कहां है, तो कानपुर में है। मेगा लेदर पार्क कानपुर में है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहां पर है, तो ग्रेटर नोएडा और आगरा में, आगरा में, यानी दो जगह है, ग्रेटर नोएडा और आगरा में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। देखिएगा मेगा टेक्सटाइल पार्क, पीएम योजना है, यानी पीएम मित्र योजना के तहत ये बना है, तो ये भी याद रखना। देखो एक टेक्सटाइल वहां पे था पार्क, और ये क्या है, मेगा टेक्सटाइल पार्क है, और ये पीएम मित्र योजना के तहत बना है। तो ये लखनऊ हरदोई का सम्मिलित क्षेत्र है, हरदोई और लखनऊ का सम्मिलित क्षेत्र है। मसाला पार्क, क्या बात है, मसाला पार्क, हाँ मसाला पार्क क्या है, रायबरेली में है, मसाला पार्क रायबरेली में है। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा और कुकरेल लखनऊ में। ठीक, तो कुकरेल लखनऊ, ग्रेटर नोएडा और कुकरेल लखनऊ में। और जैव प्रौद्योगिकी पार्क, जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहां पर है, तो लखनऊ में। ये कई बार आपको लिखना पड़ेगा, कई बार आप जब लिखोगे तब आप मंथन करोगे, तब जाकर के यहाँ से आंसर निकल पाएगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यूपीएसआई भी पूछे जाते हैं, यारो यारो में भी पूछे जाते हैं, मैचिंग करने के लिए बहुत पूछ देता है, हल्की बारीक गलतियां होती हैं, और बस वहीं पर लड़के क्या करते हैं, बैठ के क्या करेंगे, यार ये सारी चीजें मुझे तो याद थी,
अब मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। ठीक। हाँ हाँ, हाँ वही करेंगे भैया, सही कह रहे। फार्मा पार्क, फार्मा पार्क कहाँ पर है? तो ललितपुर है। ललितपुर बेटा, ललितपुर में फार्मा पार्क। ललितपुर में क्या है? फार्मा पार्क। यूं ही मंजिल नहीं मिलती है, सपनों में जान डालनी पड़ती है, नींदें हराम करनी पड़ती है। सपने ऐसे ही नहीं पूरे हो जाते हैं, हाँ 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 करते रहते हैं, समझे? रात दिन एक करना पड़ता है, तब जाकर के नींदें, सपनों को पूरा किया जाता है। दूसरे बच्चे पढ़ रहे होंगे रात दिन। ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण का क्या मतलब है? ताम्र पाषाण यानी कि आप पाषाण काल लेते हैं, उत्तर प्रदेश का इतिहास यहाँ से प्रारंभ हो जाता बेटा। उत्तर प्रदेश का इतिहास प्रारंभ हो जाएगा। कुछ चीजें हम लोग इतिहास में चलेंगे कि उत्तर प्रदेश का क्या क्या इतिहास रहा है। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास को जानेंगे कि प्राचीन इतिहास में क्या क्या दिया होगा। तो सबसे पहले आता है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, ठीक है। पाषाण, पुरा पाषाण काल में क्या क्या होता था, तो इसे कैसे जानेंगे? तो देखिएगा कि पुरा पाषाण काल में ताम्र पाषाण, जब तांबे का आविष्कार हो गया, इससे संबंधित संस्कृति के जो साक्ष्य हैं आपको मिलेंगे ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य जो मेरठ में मिलेंगे और सहारनपुर से प्राप्त होते हैं। ताम्र पाषाण काल के जो साक्ष्य मिलेंगे आपको, वो कहाँ से मिलेंगे? तो आपको मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त होते हैं। ताम्र कांस कल्चर, ये आलमगीरपुर और मेरठ, हिंडन नदी के किनारे पर मेरठ है, समझे? ये आलमगीरपुर, यानी कि अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो सबसे पूर्वी हिस्सा जो है, पूर्वी हिस्सा जो खोजा गया है वो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर है वो मेरठ में ही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मेरठ और यानी कि हिंडन नदी के किनारे पर ये सभ्यता पनपी थी। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी हिस्सा है। बड़ा गांव और हुलास सहारनपुर से है। बड़ा गांव और हुलास, यहाँ पर ताम्र पाषाण युग के साक्ष्य मिलेंगे। सिद्धपुर में यानी चित्रकूट में स्थित पुरा पाषाण कालीन मिलेगी साक्ष्य, ठीक है। चित्रकूट में स्थित पुरा पाषाण काल के ये साक्ष्य आपको यहाँ से मिले। पुरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य देखो कहाँ कहाँ। प्रयागराज के बेलन घाटी से, प्रयागराज से के बेलन घाटी से पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। ऐसे पूछ लेता आप बेलन घाटी का संबंध किस सभ्यता से है, तो पूरा पाषाण कालीन सभ्यता से है। बेलन घाटी यानी बेलन घाटी कहां पर है, तो आप बता सकते हो प्रयागराज में है। सोनभद्र के सिंगरौली, सिंगरौली घाटी में भी पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलेंगे। पूरा पाषाण कालीन के सभ्यता के साक्ष्य मिलेंगे सोनभद्र के सिंगरौली घाटी में आपको यहाँ मिलेंगे। मिर्जापुर और चंदौली के चकिया से, चकिया से आपको पूरा पाषाण कालीन सभ्यता यानी ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता का साक्ष्य मिलेंगे। तो मिर्जापुर और चंदौली के चकिया से आपको मिलेंगे पूरा पाषाण कालीन सभ्यता। बेलन घाटी का क्या मतलब है? देखो, बेलन घाटी का जो खुदाई के समय किसने की थी, तो प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में ये खुदाई होती है। प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में खुदाई होती है। अस्थि निर्मित मातृ देवी का प्रतिमा यहाँ से प्राप्त होती है। बेलन घाटी से अस्थि अस्थि निर्मित क्या होती है? मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है बेलन घाटी से, ठीक है। खूब पता रहा समय कितने टाइम पढ़ाई रहे, समय है। चलिएगा, उत्तर प्रदेश मध्य पाषाण काल, क्या बात, मध्य पाषाण काल के बारे में जान लेते हैं। वो जमाना चला गया जब पूछ लेते थे कि भैया उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। अब वो जमाना चला गया सुधीर। हाँ, अब वो जमाना नहीं रहा। ये 1990 की बात थी जब बेल बॉटम चलता था। अब नहीं, अब लड़के अलग टाइप के कपड़े पहनते रहे। हाँ, पहले चलते थे भैया वो, अब नहीं, अब अलग टाइप के कपड़े पहनने लगे। देखो, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का मतलब क्या है, देखो कहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिलेंगे। तो सराय नहार राय, सराय नहार राय यानी प्रतापगढ़ में अवस्थित है। सराय नहार राय कहाँ पर स्थित है, तो प्रतापगढ़ में अवस्थित है। इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के द्वारा 1968 में किया गया। 1968 में किया गया, हाँ।
जब तुम्हारे पिताजी पैदा होंगे, है तभी तो किया होगा, है नहीं? और थोड़ा पहले पैदा हो गए, है? तो देखो 14 समाधान मृतक सिर पश्चिम ओर, यानी कि 14 समाधान यानी डेड बॉडियों की बात कर रहा हूं। 14 समाधान मृतक सिर, और सिर किधर मिला है? पश्चिम की तरफ मिला है, ठीक है, पश्चिम की तरफ मिला है। और 8 गर्त चूल्हे मिले, यकीन में 8 गर्त चूल्हे जो मिले हैं, कहां से मिले? सराय नाहर राय। और ये कहां स्थित है? तो याद रखना प्रतापगढ़ में स्थित। किसके द्वारा खुदाई की गई है? तो प्रोफेसर जीआर शर्मा के द्वारा 1968 में की गई, ठीक। मैदहा, मैदहा, मैदहा एक स्टेशन भी है भाई, ठीक है, इसे कहते हैं, का नाम हो गया भ्रंश होता मौदहा, प्रतापगढ़ में ये स्थित है भैया। प्रतापगढ़ में मैदहा भी स्थित है। मानव अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं, मानव अस्थि पंजर के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मैदहा से मिले हैं। और सिल लोडे के साक्ष्य मिले हैं, सिल, हाँ सिलौटी जिसे कहते हैं, जिसपे मसाला वसाला पीसा जाता है, समझे? हाँ, सिल लोडे के साक्ष्य मिले हैं। समाधान और आवास के साक्ष्य मिले, समाधान और आवास, जहां पर डेड बॉडियों को खत्म किया, डिस्ट्रॉय किया जाता है, वहां समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। आइए मध्यकालीन में और कुछ। दमदमा, दमदमा, देखो किसकी दमदमा में दमदमा है। देखो दमदमा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में अवस्थित है ये दमदमा। भैया प्रतापगढ़ से बहुत सारी चीजें निकल रही हैं। नींद पूरी हो गई? और सोए दमदमा, देखो वहां से कितना मिला था? 14, और वहां का सीधा उल्टा कर दिया गया, 41 समाधान प्राप्त होते हैं। देखो दमदमा में कितने मिलते हैं? 41 समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। हड्डी एवं सींग के उपकरण भी मिलते हैं, हड्डी और सींग के उपकरण भी मिलते हैं। आगे चलो। आभूषण और गर्त चूल्हे मिले, बात क्या बात है। हाँ, महिलाओं के लिए आभूषण की व्यवस्था यहाँ से हो जाती है, यहाँ से महिलाओं के लिए आभूषण की व्यवस्था हो जाती है। आगे देखो, चौपानी मांडो, चौपानी मांडो में क्या है? मेजा प्रयागराज में अवस्थित है, मेजा प्रयागराज में चौपानी मांडो स्थित है। और झोपड़ी और मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिलते हैं, झोपड़ी और मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिलते हैं, झोपड़ी और मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिलते हैं। घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है, घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है। और जो इसकी कद्र करता है उसी का वक्त होता है। उदासी लुप्त लेने को महलों से चली आती है, उदासी लुप्त लेने को महलों से चली आती है, और मेरी झोपड़ी में जब खुशी का वक्त होता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं कि प्राचीनतम साक्ष्य होने वाले, यानी प्राचीनतम साक्ष्य वाले स्थल, नवीनतम खोजकर्ता, खोज, यानी कि लहूरा देव, लहूरा देव, यानी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। सुधीर ये को ये प्लग सही करे यार, ना ये प्लग जम हमें डालते ऐसे डालेगा। तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है लहूरा देव। यहाँ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो याद रखना बेटा, याद रखना यूपीएसआई वाले, कि लहूरा देव का संबंध क्या है, यानी किससे संबंधित है। बहुत टिपिकल क्वेश्चन बनाता है, समझे, मिलाने के लिए। यहाँ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, चावल का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिला है यहीं से, लाहुरा देव से। आगे देखिएगा, कोल्डी हवा, ये प्रयागराज में बेलन घाटी के तट पर स्थित है। कोल्डी हवा पूर्व में इसे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिलने साक्ष्य वाला स्थल माना जाता था, मगर इससे पहले
चावल की भूसी का साक्ष्य भी यहीं से मिला। चावल की भूसी, चावल की भूसी, भूसी तो सभी जानते होंगे भूसी क्या होती है। नोट क्या दिया है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। यानी कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में गेहूं का थोड़ा सा और साथ दे दिया होता मोदी जी ने तो बलूचिस्तान भी गड़बड़ में हो जाता है, हड़बड़ में मचा दिया था। थोड़ी देर के लिए तो लग रहा था भैया न्यूज के चक्कर में रात रात जगते रहे, कहाँ बम गिर रहा, कहाँ क्या हो रहा है, पता चला रिजल्ट कुछ और ही निकल रहा था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। पूर्व में इसे प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल माना जाता था। प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला यानी साक्ष्य वाला स्थल माना जाता था मेहरगढ़ से आगे। क्या दिया गया, ताम पाषाण कालीन साक्ष्य, सनौली बागपत, सनौली बागपत, यानी कि वर्ष 2005 में एएसआई द्वारा उत्खनन जारी है। एक प्रमुख कब्रिस्तान स्थल की पहचान हो चुकी है भैया। हाँ, देखो जाकर के वहां पर किसकी कब्र बनी है। अभी कब्र की नहीं पता चल रहा किसकी बनी, कब्रिस्तान की पता चल गई हमें। हड़प्पा कालीन स्थल, इतिहास में आप चलोगे तो हड़प्पा कालीन स्थलों में कुछ चीजों का हम लोग जिक्र कर लेते हैं, कुछ चीजों का जिक्र हम लोग कर लेते हैं। हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। हुलास कहां पर है, तो ये हड़प्पा कालीन स्थलों की बात करेंगे जो यूपी में, जो यूपी में है, हड़प्पा कालीन स्थल है जो यूपी में है। यमुना की सहायक कैथा नाला नदी तट पर है। अब जितनी भी सभ्यताएं हैं सबकी सब नदियों घाट नदियों के किनारे मिले, कोई भी सभ्यता ऐसी नहीं मिले जो बिना नदी के किनारे विकसित हुई होगी। सभी कोई ना कोई नदी के किनारे, भाई पानी सबसे जरूरी पानी है, पानी की अगर व्यवस्था नहीं होगी तो कैसे जीवन चलेगा, संभव है नहीं। ठीक है, बड़ा गांव ये सहारनपुर जिले में अवस्थित है। यमुना की सहायक नदी मस्करा नदी तट पर स्थित है। यमुना की सहायक नदी यानी मस्करा नदी के तट पर स्थित है। अम्ब डोरी ये सहारनपुर जिले में स्थित है। आलमगीरपुर सभी जानते हैं, आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये मेरठ जिले में स्थित है और हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा है। हड़प्पा सभ्यता का पूछेगा ऐसे, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी सीमा कौन सी है, तो ये आलमगीरपुर है। कपास उपजाए जाने के साक्ष्य भैया कहाँ मिलते हैं, यही मिलते हैं आलमगीरपुर में, आलमगीरपुर में मिलते हैं। कपास उपजाए जाने के साक्ष्य आपको आलमगीरपुर में मिले। मंडी देखो, चले मंडी में सब्जी वब्जी लेने। देखो मंडी क्या है, मुजफ्फरनगर में स्थित है। मंडी कहाँ है, मुजफ्फरनगर। और बाई डी शर्मा द्वारा 1999 में इसका उत्खनन किया गया था। बाई डी शर्मा द्वारा 1999 में इसका उत्खनन किया गया था। और सोधी यानी बागपत जिले में अवस्थित है। सोधी कहां पर है, तो बागपत जिले में स्थित है। और सुनैली सुनैली यानी बागपत जिले में अवस्थित है। यमुना नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये मानव समाधान और तांबे के रत्न प्राप्त हुए हैं। क्या बात है, मानव समाधान और तांबे के रत्न कहां से प्राप्त होते हैं, तो ये आपको सुनैली से मिलते हैं। आइए महाजनपद, देखो कौन कौन से जनपद है, 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से हैं। 16 जनपदों में महाजनपद जो थे उनमें से 8 महाजनपद जो है वो उत्तर प्रदेश से है। कौन कौन से महाजनपद हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं, इनके बारे में आप लोग जान लीजिएगा। देखिए
देखो 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद महाजनपद मध्य प्रदेश यानी आधुनिक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। पहले से मध्य देश कहा जाता था। देखो काशी, कोसल, पांचाल, मल्ल, मत्स्य, सूरसेन, कुरु और चेदी। एक बार फिर से देख लो, काशी, कोसल, पांचाल, मल्ल, मत्स्य, सूरसेन, कुरु और चेदी। ये अन्य महाजनपद में मगध हुआ, अंग हुआ, अवंती हुआ, गांधार हुआ, कंबोज हुआ, भज्ज हुआ, कुरु हुआ, मत्स्य हुआ और अस्तक हुआ। ये और जनपदों में ये आते। तो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश के तो याद ही रखना है कौन कौन से हैं यार। शुरू से ही उत्तर प्रदेश का वर्चस्व रहा भैया। महाजनपद काशी, अब एक एक करके इनकी राजधानी, इनका क्षेत्र, ठीक है। देखो काशी महाजनपद गंगा के तट पर स्थित, राजधानी इसकी क्या थी? वाराणसी। काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वाराणसी में थी। कहाँ थी? तो वाराणसी में थी। और मल्ल की बात करोगे तो नौ कुलों का संघ था। 9 कुलों का संघ किसमें था? तो मल्ल। और इसकी 2 राजधानियां थी, एक कुशीनगर थी और एक पावा थी, और दोनों का गौतम बुद्ध से संबंध है। कुशीनगर और पावा यानी कि 2 राजधानियां मल्ल की थी और 9 कुलों का संघ था। 9 कुलों का संघ था और मल्ल क्या था? मल्ल महाजनपद। और इसकी 2 राजधानियां थी, एक कुशीनगर थी और एक पावा थी। आइए चलते हैं कौशल कहां पर स्थित है? अवध वाला जो क्षेत्र था वो कहा जाता था कौशल। कौशल कौन सा क्षेत्र था? अवध वाला जो क्षेत्र था वो कौशल कहा जाता था। उल्लेख कहां मिलता है इसका? तो सतपथ ब्राह्मण में। सतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलेगा। उत्तरी भाग राजधानी है साकेत, अयोध्या में। यानी कि कौशल की जो उत्तरी भाग की राजधानी है वो साकेत है, जिसे कौशल कहा है, अयोध्या में है। और दक्षिण भाग की राजधानी श्रावस्ती। दक्षिण भाग की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। दक्षिण भाग की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। आइए आगे चलते हैं। अब देखो पांचाल की, पांचाल देखो, पांचाल यानी वर्तमान में रोहिलखंड वाला क्षेत्र जो बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र था। बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र था वो पांचाल महाजनपद के अंतर्गत आता था। इसकी 2 राजधानियां थी, एक उत्तरी भाग की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी भाग की राजधानी काम्पिल थी, काम्पिल्य थी। ठीक है, तो 2 इसकी राजधानियां थी। मत्स्य महाजनपद यानी प्रयागराज क्षेत्र के समीप अवस्थित था। मत्स्य महाजनपद प्रयागराज के क्षेत्र के समीप अवस्थित था, जो आसपास क्षेत्र था। राजधानी कोसम यानी वर्तमान में कौशाम्बी क्षेत्र। कोसम यानी वर्तमान में कौशाम्बी क्षेत्र। और जान लीजिए कुरु महाजनपद, कुरु महाजनपद की इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर तथा विस्तार मेरठ दिल्ली तक क्षेत्र इसका जाता था इंद्रप्रस्थ का। ठीक है, हाँ हस्तिनापुर। चेदी महाजनपद आधुनिक क्षेत्र बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र था वो चेदी महाजनपद का था। चेदी महाजनपद का जो बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र था वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत है। ठीक, आगे देखो राजधानी इसकी क्या थी? सुक्तिमती अथवा सोक्तिवती। सुक्तिमती अथवा सोक्तिवती। आगे चलते हैं सूरसेन महाजनपद की। सूरसेन के बारे में जान लीजिए। देखो सूरसेन की मथुरा राजधानी थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा।
और मथुरा भी व्यापार मार्गों पर एक महत्वपूर्ण जंक्शन था, जो उत्तर को दक्कन के साथ में तथा पश्चिम तट के साथ जोड़ता था। यानी कि व्यापार का एक संगम था। व्यापार के लिए एक तरीके से एक संगम था, जहां से उत्तर और दक्षिण के लिए व्यापार किया जाता है। ठीक। अब देखिएगा, प्राचीनतम महाजनपदों में काशी, काशी की बात हम लोग करेंगे। गंगा तट के पर स्थित राजधानी वाराणसी थी। और मल्ल, ये तो वही चीज आ गई भाई, है क्वेश्चन, ये तो अभी बता ही दिया था, उत्तर प्रदेश के अशोक के अभिलेख। ठीक। हाँ, ये आ, ठीक। यहाँ तक आज आप लोगों ने सीखा समझा मेरे साथ में, और सभी लोग मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहे, ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखें सभी के साथ में। और सभी लोग अपने अपने ग्रुपों और दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें, और एक बहुत अच्छा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, जिससे हम लोगों को मोटिवेट ऊर्जा मिलती है, जिससे लगेगा कि हाँ कोई कमी होगी तो उसको सुधारा जाएगा उसके बाद में। क्योंकि व्यक्ति एक कमियों का पुतला होता है, वो धीरे धीरे यहाँ पर आकर के खड़ा होकर के फिर सीखता है, और जीवन पर्यंत तक सीखता है। ये भी सच्चाई है। कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है। जब भी आएगा वो जन्म उसका होगा, उसके बाद जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और सीखना भी चाहिए। क्योंकि व्यक्ति अगर सीखेगा नहीं तो आगे अपना अपना विकास नहीं कर पाएगा, ना अपना कर पाएगा, ना अपने समाज का कर पाएगा, ना अपने घर परिवार का कर पाएगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि व्यक्ति अब जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ नया सीखे। और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए एंजॉय के साथ में, खुश रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ में आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में आप लोगों के साथ में फिर से रूबरू होंगे, और इसी के आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। आपको अशोक के अभिलेखों के बारे में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। बेटा सेक्सुअल चीजें बताई जा रही हैं, क्योंकि अवड़ खबड़ दुनिया की बात, फालतू फालतू चीजों को हम लोग पढ़ाते नहीं है। क्योंकि अब जो चीजें पूछी जाती है वो तथ्यात्मक चीजें पूछी जाती है, फैक्चुअल पूछी जाती हैं। और पहले जो पूछने पैटर्न था, आरओ या कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी पेपर का उत्तर पूछने का अलग तरीका होता था, नजरिया होता था। मगर अब धीरे धीरे कभी कंपटीशन धीरे बढ़ता चला गया, लेवल बढ़ता चला गया, तो अलग टाइप के लोग एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने लगे। तो बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए मेरे साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, राधे राधे। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।